हेलो दोस्तों, मेरा नाम हेनरी है और मैं यूनाइटेड किंगडम का रहने वाला हूं। अब मैं आपको अपने बारे में कुछ खास जानकारियां देता हूं। मैं पेशे से एक चोर हूं और मैं यहाँ अपने ही शहर में छोटी मोटी चोरियां किया करता हूं, जैसे चलते चलते लोगों का पर्स मार लेना, मोबाइल चुरा लेना, लोगों के गले की चेन और कलाई की घड़ियां मैं इतनी सफाई से चुरा लेता हूं कि उन्हें भनक तक नहीं लग पाती। लेकिन मैं इन्हीं सब कामों की वजह से पिटता भी बहुत ज्यादा हूं और इसका एक कारण शायद यह भी है कि मेरा तेज ना भाग पाना। दरअसल मेरे पैर की तलवे की हड्डी थोड़ी सी मुड़ी हुई है, जिस कारण मैं थोड़ा सा लंगड़ा कर चलता हूं और अगर भागने की बात आती है फिर तो मेरे हालत खराब हो जाते हैं। वो तो मैं चोरी करके लोगों के भीड़ में घुस जाता हूं, जिस वजह से किसी को ये पता नहीं चल पाता कि आखिर चोरी करके चोर भागा किधर है। लेकिन जब कभी मैं अकेला पड़ जाता हूं और भागने की नौबत आती है फिर तो मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई होती है। लेकिन इसी के साथ कई लोग जो मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे माफ़ कर देते हैं। मैं जेल भी कई बार जा चुका हूं, वहाँ भी मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी है। अब मैं काम ही ऐसा करता हूँ तो मेरा जेल जाना, मार खाना, ये सब तो आम बात है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि वाह क्या दिन आ गए हैं, चोर भी अपनी कहानी सुनाने लगे हैं। लेकिन मेरे इस चोर वाले जिंदगी के पीछे भी एक दुख भरी कहानी है। मैं बचपन से चोर नहीं था। मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन आदमी थे। मेरे मॉम डैड मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। लेकिन एक दिन मेरे माता पिता की मृत्यु कार एक्सीडेंट में हो गई जब मैं सिर्फ 6 साल का था। उसके बाद मेरे पिताजी का खड़ा किया हुआ कारोबार धीरे धीरे करके ठप होता चला गया। मेरे पिताजी बिजनेस के सिलसिले में ही कई लोगों से कर्ज ले रखे थे। वो कर्ज ये सोचकर लिए थे कि हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा और उसे जो हमारी कमाई होगी उन पैसों से ही ये सारे कर्ज बस कुछ ही दिनों में चुकता हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरे माता पिताजी के गुजरने के बाद सभी कर्ज देने वाले लोग जिन्होंने मेरे पिताजी को कर्ज दिए थे वो घर पर आना शुरू हो गए। मेरे रिश्तेदारों से पूछने लगे कि वो कब तक कर्ज को अदा कर पाएंगे। लेकिन कर्ज इतना ज़्यादा था कि सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर क्या था, कानूनी कार्रवाई हुई और हमारी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो गई। प्रॉपर्टी जाते ही मेरे सारे रिश्तेदारों ने भी मुझसे मुंह मोड़ना शुरू कर दिए। मेरे पास ना तो घर था और ना ही मेरा कोई देखभाल करने वाला। मैं क्या करता, मैं यहीं फुटपाथ पर आकर रहने लगा। यहाँ आते जाते लोगों से कुछ पैसे मांगता, कुछ खाने को मांगता, क्योंकि पेट भरने के लिए खाना खाना तो जरूरी है ना, और खाना पैसों से ही खरीदा जा सकता है। इसी वजह से मैं यहाँ आते जाते लोगों से कुछ पैसे मांगता, पर बहुत ही कम लोग होते, बिल्कुल ना के बराबर, जो मेरी इस हालत पर तरस खाकर मुझे कुछ पैसे देते। पैसे मिलते ही सबसे पहले मैं दुकान पर जाता और उन पैसों से जो भी मिलता उसे खाकर ही मैं अपने पेट को भरता। इसी तरह मैंने यहाँ पर पूरे 6 साल निकाले थे। लेकिन जब मैं 12 साल का हुआ था तो मुझे यहाँ पर एक आदमी मिला जिसका नाम जग्गू दादा था, जिसने अपने गले में एक लाल रंग की रुमाल को बांध रखा था और हाथ में एक चाकू को घुमाते हुए यहीं के एक दुकान पर आया था। मैं वहीं उसी दुकानदार से कुछ खाने को मांग रहा था। पहले तो वो उस दुकानदार को चाकू दिखाते हुए कहने लगा, मेरा नाम है जग्गू, हफ्ता निकाल नहीं तो तेरा गला काटेगा ये चाकू। इतना बोलते ही उस दुकानदार ने उस आदमी को डरते हुए कुछ पैसे निकाल कर दे दिए और तब मैं उस दुकानदार से कुछ खाने को मांग रहा था। ये देखकर जग्गू दादा मुझ पर गुस्सा करने लगे। वो कहने लगे, अबे भीख क्या मांगता है, यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता। तू मेरे साथ चलना चाहेगा? चल मेरे साथ, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी कलाबाजियाँ सिखाऊंगा कि कभी भी तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी। इतना बोलकर वो मुझे अपने साथ लेकर आ गए और मुझे चोरी करना सिखा दिया और तब से ही मैं यहाँ पर चोरी का काम कर रहा हूँ। लेकिन एक दिन जब मैं एक औरत के गले की हार को चुरा कर भाग रहा था तब मेरा पैर का तलवा एक कार के नीचे आ गई और वो कार का टायर मेरे पैर के तलवे के ऊपर से होकर गुजर गया, जिस कारण मेरे पैर की तलवे की हड्डी टूट गई। इलाज करवाने के बाद भी मैं सही से चल नहीं पाया क्योंकि हड्डी टूटने के कारण थोड़ी सी मुड़ गई थी और मैं
तब से ही लंगड़ा कर चलता हूँ। पर सच बताऊं तो अब मैं इस चोरी के काम को छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही इतनी ज्यादा पिटाई खा चुका हूँ कि अब मुझे ये काम करने से डर लगता है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं के किसी दुकान पर काम ढूंढा जाए। कोई ना तो कोई मुझे काम पर रख ही लेगा, किसी ना किसी के यहाँ तो काम मिल ही जाएगा। वो मुझे भले ही खिला पिला कर ज्यादा पैसे ना दे, लेकिन फिर भी मैं उनके यहाँ काम कर लूंगा। यही सोचकर मैं इसी शहर में दुकानों पर जाने लगा। मैं एक एक कर सारी दुकानों पर जा रहा था, लेकिन कोई भी मुझे अपने यहाँ काम पर नहीं रखता। सभी का कहना होता कि तुम्हारी चोरी का लाइसेंस इतना पक्का है कि तुम्हें कोई काम पर रख ही नहीं सकता। ऐसे ही अब मैं काम की तलाश में अपने शहर के बाहर वाले इलाके में पहुंच आया। जो हमारे शहर का सबसे आखिरी दुकान थी, मैं वहां तक पहुंच आया, लेकिन उस दुकानदार ने भी मुझे काम देने से मना कर दिया। मैं काफी ज्यादा निराश हो गया था और मैं वहीं खड़ा सोचने लगा, क्या मुझे काम की तलाश में कोई दूसरा शहर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस शहर में तो मुझे कोई काम दे नहीं रहा। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो मुझे थोड़ी ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और वो काले रंग के कपड़े को पहने हुई थी, लेकिन उसके गले में चमकने वाली वो काफी कीमती सोने का हार। उसने अपने गले में सोने के कई सारे हार को पहने हुई थी और ये देखते ही मेरे ईमान डोल गए। मैंने सोचा, वैसे भी मैं चोर तो हूं ही, क्यों ना एक बार और चोरी किया जाए, बस ये आखिरी बार। उसके बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। अगर इस बार ये सोने की चेन को मैंने चुरा लिया, अगर ये सारी सोने की चेन मेरे हाथ लग गया तो मैं बहुत ज्यादा मालामाल हो जाऊंगा। वैसे भी ये बुढ़िया है, भाग तो पाएगी नहीं। मैं आसानी से इससे ये सारे सोने की चेन छीनूंगा और 9-2-11 हो जाऊंगा। यही सोचकर मैं उस बुढ़िया के पास गया। वो बुढ़िया वहीं एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसके पास ही में एक बड़ा सा झाड़ू रखा हुआ था। मैं उसके पास गया और उससे कहने लगा, क्या दादी माँ, लगता है बहुत ज्यादा थक चुकी हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? अब मेरे इस बात को सुनकर वो बुढ़िया मेरे चेहरे की ओर देखते हुए काफी तेज तेज हंसने लगी। उस बुढ़िया की नाक बहुत लंबी सी थी और उसकी हंसी भी बहुत ही अजीब सी। वो हंसते हुए कहने लगी, चोर हो, मेरे सोने की चेन को चुराने आए हो और कहते हो तुम मेरी मदद करोगे। वो बहुत तेज तेज हंस रही थी और मैं सोचने लगा, यार मैं कितना ज्यादा फेमस हो चुका हूँ। एक बुढ़िया तक को मेरे बारे में पता है, वो जानती है कि मैं एक चोर हूँ, लेकिन फिर भी मैं वहां से जाना नहीं चाहता था। मैं उससे सोने की चेन को छीनना चाहता था। एक बुढ़िया थी, मेरा तो कुछ बिगाड़ पाती नहीं। मैं यही सोचकर उसके नजदीक गया और उसके गले की सोने की चेन को पकड़ने ही वाला था, तभी वो बुढ़िया कहने लगी, मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ। मैं तुम्हें ऐसी चीज दे सकती हूँ, ऐसी वस्तु दे सकती हूँ जिससे तुम्हारा ये लंगड़ापन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पैर की तलवे की हड्डी ये सीधी हो जाएगी हमेशा के लिए। मैं उसकी बातों को सुनकर रुक गया। अब मैं उसे कहने लगा, क्या सच में मेरा ये तलवे की हड्डी हमेशा के लिए सीधी हो सकती है? इसके वजह से कई सारी लड़कियां जो मेरे ही तरह चोर थी, उसे मैं पटाना चाहता था, उसे मैं पसंद किया करता था, लेकिन वो मेरे इस मुड़े हुए तलवे को देखकर मुझ पर हंसा करती थी और वो इसी कारण मुझे छोड़कर दूसरे चोर के साथ भाग गई। अगर आप इसे ठीक कर सकती हैं तो कृपा कर इसे ठीक कर दीजिए। यकीन मानिए, मैं आपके सोने की चेन को नहीं चुराऊंगा। तो बुढ़िया कहने लगी, रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ, ऐसे ये तुरंत थोड़ी ठीक हो जाएंगे। मैं तुम्हें एक जूता दूंगी और उस जूते को तुम्हें पहनना है। उस जूते को पहनने के साथ ही कुछ ही दिनों में ये तुम्हारे मुड़े हुए पैर की हड्डी ठीक हो जाएगी। बस तुम्हें एक बात का ध्यान देना है, तुम्हें सोते वक्त भी इस जूते को अपने पैर में पहनकर सोना है। वो बुढ़िया ऐसा कह रही थी और मैं उनसे कहने लगा, अच्छा बेवकूफ बना रही हैं, भला जूते को पहनने से टूटी हुई हड्डी कैसे सीधी हो जाएगी? मेरी हड्डी टूटने के कारण मुड़ी है, ये सीधी नहीं हो सकती। किसी भी जूते को पहनने से आप मुझे बेवकूफ मत बनाइए, मैं आपके गले की सोने के चेन को छीनकर भाग जाऊंगा। तो बुढ़िया कहने लगी, पहले तुम देख तो लो ये जूते कौन से हैं। इतना बोलकर उसने अपने काले से बैग से एक जूते को निकाली। वो जूता काले रंग का था और वो मुझे देते हुए कहने लगी, ये जूता को तुम्हें अपने पैर में पहनना है। इसे कुछ दिन पहनने के बाद तुम्हारे पैर पूरी तरह से सीधे हो जाएंगे
और तुम अच्छे से चल पाओगे, तुम अच्छे से भाग भी पाओगे। वो बुढ़िया ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये जूता मेरे इस पैर में आ जाएगा? क्योंकि मेरे पैर की तो हड्डी मुड़ी हुई है, क्या ये मेरे पैर में आ जाएगा? तो बुढ़िया कह रही थी, हाँ जरूर आ जाएगा। ये जूता एक जादुई जूता है, इसे तुम पहन कर तो देखो, तुम्हारा ये तलवे की हड्डी जो कि मुड़ी हुई है ये पूरी तरह से सीधी हो जाएगी। लो पहनो। वो मुझे जूता देते हुए कह रही थी और मैं भी अब जूते को पहनने लगा। शुरू में तो वो जूता मेरे पैर में जा ही नहीं रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे अपने आप ही वो मेरे पैर में घुस गई थी, अपने आप ही जैसे वो मेरे पैर के साथ चिपक चुकी थी। और वो बुढ़िया कहने लगी, बहुत अच्छे, अब तुम्हें इस जूते को कुछ दिनों तक पहने रहना है, इसे अपने पैर से नहीं उतारना। कुछ ही दिनों में तुम अच्छे से चलने लग जाओगे, तुम ये अभी से महसूस कर पा रहे होगे। तुम चलकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें चलने में आसानी हो रही है या फिर नहीं। वो बुढ़िया मुझसे ऐसा कही थी और मैं भी चलने लगा, लेकिन मैं भी महसूस कर पा रहा था कि मुझे चलने में पहले से ज्यादा आसानी हो रही है। पहले मैं लंगड़ा कर चलता था और मेरे पैर की हड्डी में थोड़ी थोड़ी दर्द भी होती थी, लेकिन अब ये दर्द जैसे गायब से हो चुके थे और मैं थोड़ा अच्छे से चल पा रहा था। मैं उस बुढ़िया से कहने लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर मैं ठीक हो गया तो मैं आपसे एक बार मिलने जरूर आऊंगा। तो वो बुढ़िया कहने लगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ही अपने पास मिलने के लिए बुला लूंगी। उसकी ये बातें सुनकर मैं कहने लगा, क्या आप मुझे जानती हैं, मैं कहाँ पर रहता हूँ? तो बुढ़िया कहने लगी, ये तुम्हें पता चल जाएगा, समय के साथ ही तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगी। इतना बोलकर वो बुढ़िया वहां से उठी और वो शहर के बाहर की ओर जाने लगी। वो जंगल की ओर चलते हुए जा रही थी और मैं उनसे कह रहा था, क्या आप उधर रहती हैं? तो उस बुढ़िया औरत का कहना था, हाँ मेरा घर इधर जंगल के पास ही है, मैं वहीं पर रहती हूँ। इतना बोलकर वो चलते हुए चली गई और मैं भी अपने घर आ गया। मैं एक टूटे से घर में रहता था और मेरे साथ एक लड़का और रहा करता था। ये घर उसी का था और वो भी एक चोरी था, वो भी चोरी का काम ही किया करता था। हम दोनों साथ साथ चोरी का काम किया करते थे और साथ साथ ही रहा करते थे। इसी तरह मैं घर आ गया और रात के लगभग 7 बजे का समय था। मैं सोचने लगा बेड पर चलता हूँ, वैसे भी घर में तो कुछ काम है नहीं, क्या करूँगा, खाना मैंने होटल में खा ही लिया है, अब चलता हूँ सीधा सोता हूँ। यही सोचकर मैं अपने बेड पर आकर लेट गया और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। सुबह के वक्त जब मेरी आंख खुली और जब मैं बेड से नीचे उतरा तो मैं पाया कि अब मैं काफी अच्छे तरह से चल पा रहा हूँ। मुझे चलने में अब कम परेशानी हो रही थी और मैं खुश था। उस बुढ़िया का ये जूता काम कर रहा है, यकीनन ये जादुई जूते हैं, तभी मेरे पैर की हड्डी ठीक हो रही है। मेरे पैर कुछ ही दिन में ठीक हो जाएंगे और मैं अच्छे तरीके से चल पाऊंगा। मैं काफी ज्यादा खुश था और मैं चलता हुआ अपने दोस्त के पास गया जो मेरे साथ उसी कमरे में रहता था, उसी घर में रहता था। मैं उसके पास गया और कहने लगा, दोस्त ये देख, मैं अब अच्छे तरीके से चल पा रहा हूँ। वो भी कहने लगा, कैसे, क्या तूने अपने पैरों का इलाज करवाया है? लेकिन तू तो कह रहा था कि कोई भी डॉक्टर मेरे इस पैर को ठीक कर ही नहीं सकता, तो फिर तुमने इलाज कहाँ करवाया? तो मैं उससे कहने लगा, तू ऐसा ही समझ ले कि मैं इलाज ही करवाया हूँ और किसी बड़े डॉक्टर से करवाया हूँ, इस बार मेरा पैर ठीक हो जाएगा। वो भी कहने लगा, अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन तू एक बात बता, तू आज दरवाजा खुला छोड़कर ही क्यों सो गया था, दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? तो मैं उससे कहने लगा, नहीं मैंने तो दरवाजा बंद किया था। तो उसका कहना था, क्या तुम्हें अच्छे से याद है तूने दरवाजे को बंद किया था? तो मैं उससे कहने लगा, हाँ मैं दरवाजे को बंद कर सोया था। वैसे भी हमारे घर में है ही क्या, भला कोई चोर हमारे घर में क्यों घुसेगा, चोर के घर कोई चोर थोड़ी ना चोरी करेगा। तो वो कहने लगा, अरे यार अगर कोई चोर घुस ही गया तो हमारे घर में जो भी सोने गहने जो हम चुरा कर लाए हैं वो कोई और ही चोर आएगा और चुरा कर लेकर चला जाएगा। वो मुझसे सा कह रहा था और मैं भी कहने लगा, क्या यार चोर के घर में चोरी कोई नहीं करेगा। तो कह रहा था, चोर के घर में भी चोरी होती है। ऐसे ही हम बातें करते रहे और वो कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढा हूँ, क्या तुम काम करना चाहोगे? तुम कह रहे थे ना कि मैं चोरी छोड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढा हूँ, अगर तुम करना चाहो तो मैं तुम्हें बताऊं, अच्छी जॉब है, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तो मैं कहने लगा, ठीक है यार लगा दे काम पर। तो कहने लगा, चलना
खाना पीना खा ले, उसके बाद चलते हैं, तुम्हें काम पर मैं लगा देता हूँ। उसके बाद हम दोनों जाकर एक होटल में खाना खाए और फिर मेरा दोस्त मुझे लेकर एक कपड़े की दुकान पर आ गया। वहाँ एक बूढ़ा आदमी जो काउंटर पर बैठे हुए थे, उसके पास जाकर वो कहने लगा, अंकल यही है, आप काम के लिए एक लड़के को ढूंढ रहे थे ना, यही है। तो अंकल भी कहने लगे, बेटा तुम ईमानदारी से तो काम करोगे ना, सैलरी तुम्हें 25,000 रुपये दिए जाएंगे, खाना पीना खिलाकर। तुम्हें 12 घंटे ड्यूटी करनी है, सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। मैं भी कह दिया था, हाँ अंकल मैं कर लूँगा। उसके बाद मैं भी उसी दुकान पर बहुत ही ईमानदारी से काम करने लगा। मैं दिन भर काम करता और रात के वक्त अपने कमरे में आकर सो जाता। मेरा दोस्त भी पूछता, काम करने में कैसा लग रहा है, तुम्हें मन तो लग रहा है ना। मैं भी उसे कह देता, हाँ बहुत मजा आ रहा है। फिर ऐसे ही वहाँ लगभग 3 दिन बीते और मेरा दोस्त हैरान था। वो मुझसे कह रहा था, यार तू प्रत्येक दिन अपने घर के दरवाजे को खोलकर क्यों सो जाता है, उसे लगाना भूल जाता है। मैं उसे कहता, नहीं मैं तो लगा कर ही सोता हूँ। तो कह रहा था, मुझे लगता है कि कोई घर के अंदर आता है, या फिर कहीं तुम ही तो रात के वक्त उठकर घर के दरवाजे को तो नहीं खोल देते। तो मैं उसे कहता, नहीं मैं सोता हूँ, उसके बाद मैं कभी जगता ही नहीं। तो कह रहा था, अपने आप तो फिर घर के दरवाजे नहीं खुल सकते। वो ऐसे बुदबुदाते हुए वहां से चला गया और मैं चलता हुआ ड्यूटी पर पहुंचा। अब मैं अच्छे तरीके से चल पा रहा था, मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका था और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैं पूरा दिन ड्यूटी किया और रात के वक्त अपने कमरे में आकर बेड पर लेटा फ़ोन चला रहा था। मैं सोचा आज फ़ोन चला लेता हूँ, कल संडे है, कल वैसे भी छुट्टी है, कल तो काम पर जाऊँगा नहीं, इसीलिए थोड़ा फ़ोन चला लेता हूँ, फिर कल तो सोना ही है पूरे दिन। यही सोचकर मैं फ़ोन चलाता रहा और रात के लगभग 12 बजे के करीब मेरे जूते में जैसे कुछ हलचल होना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे जूते मुझे चलने के लिए कह रहे हैं। मेरे पैरों में काफ़ी तेज तेज खिंचाव हो रहा था, वो मुझे बेड पर से नीचे खींच रही थी और मैं कुछ ही देर में अपने बेड पर से नीचे आकर खड़ा हो गया और अपने आप मेरे कदम आगे की ओर बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर कंट्रोल में है ही नहीं। मैं हैरान था, क्या ये सब इस जादुई जूते के वजह से हो रहे हैं। और फिर मैं चलता हुआ अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजे को खोल बाहर निकल आया। जैसे ही मैं उस दरवाजे को खोलकर बाहर आया था, तभी उस जूते में एक लाइट चमकी। ऐसा लग रहा था कि वो जूता चमका है और देखते ही देखते उस जूते में नीचे की ओर से काफी तेज रोशनी निकलने लगी और मैं हवा में उड़ना शुरू हो गया था। वो जूता मुझे हवा में उड़ा कर लेकर कहीं जा रहा था और मैं काफी ज्यादा घबरा चुका था। ये जूता मुझे उड़ा सकता है, कैसा जूता है ये, लेकिन कैसे, एक इंसान को कोई जूता कैसे उड़ा सकता है, मैं समझ नहीं पा रहा था। और वो मुझे आसमान में उड़ाता हुआ जंगल की ओर लेकर जा रहा था। वो मुझे शहर के बाहर लेकर आ गया था और अब घने वाले इलाके में, जंगल के घने वाले इलाके की ओर वो जूता मुझे उड़ाता हुआ लेकर जा रहा था। वहाँ रात का समय था, आसमान में वो चांदनी जिसकी रोशनी धरती पर पड़ रही थी और सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। वो जूता मुझे उड़ाता हुआ जंगल के घने वाले इलाके में लेकर आ गया, लेकिन वहाँ जंगल के घने वाले इलाके में एक छोटा सा गांव जैसा लग रहा था। वहाँ पे कई सारे घर जो टूटे हुए थे, सभी घर की ईंटें इधर उधर बिखरी हुई थी, किसी भी घर पे छत नहीं थे और ना ही उस गांव में कोई रोशनी। ऐसा लग रहा था कि ये गांव पूरा का पूरा वीरान हो। और वो जूता वहां जाकर मुझे उस गांव में नीचे की ओर उतारने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था यहाँ वीरान पड़े गांव में ये जूता मुझे क्यों लेकर आ गया। और तभी मैंने गौर से देखा, यहाँ घने जंगल के बीच बसे इस वीरान गांव में 4-5 औरतें थी जो काले लिबास में थी और वो जमीन पर आग जलाकर बैठी हुई थी। वो सारी औरतें उस आग को घेर कर बैठी हुई थी और ये जूता मुझे उन्हीं औरतों के पास लेकर जा रहा था। मैं हैरान था, ये औरतें कौन हैं और ऊपर से ये वीरान पड़े गांव में इतनी रात गए क्या कर रही हैं। और तब वो जूता मुझे उन औरतों के पास ले जाकर जमीन पर नीचे उतारा और वो औरतें मुझे देखकर काफी ज्यादा खुश थी। तभी मैंने गौर से देखा, वहां पे कुल 6 औरतें थी और उन 6 औरतों में एक औरत वही थी जिसने मुझे इस जूते को दिया था। वो औरत मुझसे कहने लगी,
तुम पूरी तरह अच्छे हो गए ना? अब अच्छे से चल तो पा रहे हो? मैं भी उससे कहने लगा, हाँ मैं चल तो पा रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ जंगल के बीच इस वीरान पड़े गांव में रहते हैं। पहले आपने मुझे बताया नहीं। आपने कहा था कि मैं तुम्हें मिलने के लिए खुद बुला लूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि आप ऐसे मुझे उड़ाते हुए लेकर यहाँ पर आएंगी। पहले बता दिया होता, मैं चलकर आपसे मिलने के लिए खुद आ जाता। मुझे उड़ा कर लाने की क्या जरूरत थी? तो औरत कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम अच्छे से तो उड़कर आ गए ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई उड़कर आने में? तो मैं उनसे कहने लगा, नहीं परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तो औरत कह रही थी, मैं तुम्हें कब से यहाँ पर उड़ा कर लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद इस जूते की शक्ति अच्छे से काम न करने की वजह से तुम यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे। आज तुम आए हो और अब लगता है कि हमारा काम पूरा हो जाएगा। औरत मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी उनसे कहने लगा, कैसा काम? मैं कोई काम नहीं करने वाला। और आप लोग कौन हैं? आप लोगों की नाक ऐसे लंबी क्यों है? और आप ऐसे वीरान पड़े गांव में क्यों रहते हैं? कहीं आप कोई भूत प्रेत तो नहीं? आपके पास ऐसी शक्तियां कहां से आई, जूते उड़ाने वाली शक्तियां? मैं उनसे डर रहा था थोड़ा थोड़ा, और वो औरतें मुझसे कहने लगी, देखो मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ, लेकिन हम जादूगरनियां हैं। हमारे पास कभी बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हुआ करती थी, लेकिन अभी हम शक्ति विहीन हैं। हमारे पास शक्तियाँ नहीं है। एक डायन जो हमारी शक्तियों को हमसे छीन लिया है, और तुम्हें उन शक्तियों को लाने का काम करना है। अगर तुम उन शक्तियों को हमें उस डायन से वापस लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, तुम्हें बहुत सारे धन दौलत दे दूंगी। क्या तुम उन शक्तियों को लाकर दोगे मुझे? वो जादूगरनी औरत मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उनसे कहने लगा, क्या एक डायन ने आप लोगों की शक्तियां छीन ली है? लेकिन मैं भला किसी डायन का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? जब वो डायन आप लोगों से शक्तियां छीन सकती है तो वो तो मुझे आसानी से ही मार डालेगी, वो मुझे आसानी से अपने बस में कर लेगी। मैं नहीं जाने वाला, मैं कोई काम नहीं करने वाला। तो वो जादूगरनी औरत मुझसे कहने लगी, देखो मैंने तुम्हारे पैर ठीक किए हैं, तुम्हें ये जूते दिए हैं, तुम्हें एक तरह से नई जिंदगी दी है। तुम ही सोचो, अगर तुम्हारे पैर मुड़े होते तो क्या तुम्हें कोई लड़की कभी पसंद करती? क्या तुम कभी शादी कर पाते? क्या तुम कभी अपने मनपसंद के काम को कर पाते? लेकिन अब तुम अपने मनपसंद के काम को कर सकते हो। तुमसे कोई भी लड़की शादी कर सकती है, बस तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, और शक्तियाँ आने के बाद मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा धन दौलत तो दे ही दूंगी। अब तुम ही सोचो, ये तुम्हारी नई जिंदगी एक तरह से हुई या नहीं? क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? तुम उस डायन से वो शक्तियाँ चुरा कर वापस नहीं ला सकते? मैं कहने लगा, क्या चोरी का काम है? फिर तो मैं कर ही सकता हूँ, बताओ कैसे शक्तियाँ लानी है? तो औरत कहने लगी, देखो तुम्हें शक्तियाँ लाने से पहले ये जानना होगा कि उस डायन ने हमारी शक्तियों को आखिर छुपा कर कहाँ रखी है, और ये भी जानना होगा कि आखिर उस डायन ने हमारी शक्तियों को हमसे कैसे छीनी थी। मैं भी कहने लगा, ठीक है बताइए फिर कहाँ पर मिलेगी वो शक्तियाँ, और उस डायन ने आपसे शक्तियाँ कैसे छीनी थी? तो वो जादूगर ने भी कहने लगी, आज से लगभग 20 साल पहले यहाँ पर हम लोगों का राज था, जादूगरनियों का राज था, और यहाँ एक दिन डायन आ गई। वो डायन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी, और उसके पास एक ऐसी अंगूठी थी जो हमारी शक्तियों को छीनने का काम करती थी। वो ऐसे ही हमारे बीच रहा करती और हमसे एक एक करके सारी शक्तियों को छीना करती। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हमारी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही। वैसे ही एक एक करके हम सारी जादूगरनियों से हमारी सारी शक्तियाँ छीन ली और उसे अपने अंगूठी में कैद कर ली। और बाद में एक दिन जब हमें पता चला कि वो डायन हमारी सारी शक्तियों को हमसे छीन लिया है, और तब जब हम उसके पास गए तो वो डायन हमारी डर की वजह से वो पहाड़ी पर रहने चली गई। वो जो पहाड़ी देख रहे हो ना, ऊंची पहाड़ी, वहाँ उस पहाड़ी पर रहने चली गई और वहाँ अपने शक्तियों से घेरा बना लिया। उस घेरे के अंदर हम नहीं जा सकते। इसी वजह से ये काम तुम्हें करना है। तुम्हें उस डायन के पास जाना है और तुम्हें उस अंगूठी को उसके हाथ के उंगली से निकालकर हमारे पास लेकर आना है। तुम ये काम चाहे चोरी से करो या फिर तुम इसे अपने प्यार के जाल में फंसा कर करो, बस तुम्हें ये काम करना है। तुम्हें किसी तरह से उस अंगूठी को हमारे पास लेकर आना है। वो औरत मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी कहने लगा, ठीक है फिर मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? ये जूते काम करेंगे ना? ठीक है, उड़ा दो इस जूते को और पहुँचा दो मुझे उस जगह पर
मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो वो डायन कहने लगी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है, वहाँ पे हमारी शक्तियाँ काम नहीं करती और ना ही उस घेरे के अंदर हम जा सकते हैं। ये जूते भी वहाँ पर काम नहीं करने वाले, इसीलिए तुम्हें इस पेड़ का इस्तेमाल करना होगा। ये उड़ता हुआ पेड़, ये पेड़ उड़ सकते हैं और तुम्हें इसी पेड़ के जरिए उस जगह पर जाना है। तुम्हें इस पेड़ की एक टहनी पर जाकर बैठना है और ये पेड़ तुम्हें उड़ाते हुए उस डायन के इलाके में लेकर जाएंगे। बस तुम्हें इस पेड़ पर जाकर बैठना है। वहाँ वो जादूगरनियाँ मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी उस पेड़ की ओर देखने लगा। वो पेड़ वहीं उन जादूगरनियों से कुछ ही दूरी पर था। जहाँ वो जादूगरनियाँ आग के आसपास खड़ी थी, उससे कुछ ही दूरी पर वो पेड़ था जो कि चमक रहा था। उस पेड़ से लाल रंग की मध्यम मध्यम सी रोशनी निकल रही थी और मैं उस पेड़ पर जाकर बैठ गया। मैं जैसे उस पेड़ पर जाकर बैठा, तभी वो जादूगरनी उस पेड़ से कहने लगी, उड़ जा पेड़, पहुंचा दे से मेरी बेटी के इलाके में। वो इतना बोली थी, उस पेड़ से वो जादूगरनी इतना बोली थी और वो पेड़ आसमान में उड़ चला। लेकिन मैं समझ नहीं पाया था वो जादूगरनी ऐसा क्यों बोली थी कि इसे पहुंचा दे मेरी बेटी के इलाके में। क्या वो डायन इसकी बेटी है? नहीं, वो तो कह रही थी कि वो कोई बाहर से आई हुई डायन थी। फिर वो इन जादूगरनियों की बेटी कैसे हो सकती है? मैं ये समझ नहीं पा रहा था और वो पेड़ मुझे हवा में उड़ाते हुए उस ऊंचे से पहाड़ी के ऊपर लेकर आ गया। वो उस पहाड़ी पर लेकर आया था और मैं हवा में ही देख पा रहा था, आसमान से ही देख पा रहा था कि उस पहाड़ी पर कुछ इलाके में बहुत सारे जुगनू थे। वहाँ गोल से इलाके में, उस पहाड़ी के गोल से इलाके में बहुत सारे जुगनू हैं जो कि पेड़ पर चमक रहे थे। सभी जगह जुगनू ही जुगनू। वो सारी जुगनुएं उस पहाड़ी के खास इलाके तक ही सीमित थे। उस इलाके के बाद पूरे पहाड़ी पर घूप अंधेरा छाया हुआ था और मैं ये देखते ही समझ गया, ये वही इलाका है। ये गोल आकार का जुगनू चमकता हुआ इलाका, ये वही इलाका है जहां पर वो डायन रहती है। मुझे इसी इलाके में जाना है। मैं अभी इतना सोच ही रहा था कि तभी वो पेड़ धीरे धीरे करके नीचे उतरना शुरू हो गया। जो मुझे यहाँ पर उड़ा कर लेकर आया था वो धीरे धीरे करके नीचे उतर रहा था और मैं पूरी तरह सतर्क हो गया, क्योंकि मुझे डर था कि वो डायन यहीं कहीं आसपास होगी जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे उससे प्यार से काम लेना होगा, उसे जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। अगर ऐसा करूंगा तो मुझे यकीनन नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जान से भी मार सकती है। अगर वो उन जादूगरनियों से उसकी शक्तियां छीन सकती है तो मैं उसके लिए क्या हूं? मैं तो एक साधारण इंसान हूं। मैं यही सोच रहा था और कुछ ही देर में वो पेड़ मुझे उस पहाड़ की चोटी पर उतार दिया, डायन के इलाके में उतार दिया। मैं वहां नीचे उतरा पेड़ से और मैं वहां पर डायन को ढूंढने लगा। डायन कहाँ है? उससे प्यार से बात करना होगा। मैं यही सोचते हुए उस पूरे इलाके में घूमता रहा जहां तक वो जुगनू चमक रहे थे। मैं वहां लगभग 2 घंटे तक उस पूरे इलाके में घूमता रहा, लेकिन मुझे वहां पर तो कोई औरत या फिर लड़की दिखी ही नहीं थी जिसे मैं डायन समझता। मैं सोचने लगा, क्या यहाँ पर डायन नहीं है? क्या ये कोई और ही इलाका है? लेकिन तभी मुझे वहां पर एक गुफा दिखा जो उसी पहाड़ी में बना हुआ था और मैं सोचने लगा, कहीं इसी के अंदर तो वो डायन नहीं। चलकर देखता हूं। मैं चलते हुए उस गुफा के अंदर गया और वहां गुफा के अंदर भी चमकते हुए जुगनू, जो कि दीवार पर सभी जगह जुगनू ही जुगनू, वो सारी जुगनुएं उस गुफा के अंदर रोशनी देने का काम कर रहे थे और मैं उस गुफा के अंदर देख रहा था। ये गुफा ज्यादा बड़ा नहीं था और वहां मैंने देखा अंधेरे में, जो कि उस गुफा के कोने में थोड़ा सा अंधेरा था और उसी अंधेरे में एक लड़की बैठी हुई थी। ये लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वो कोने में जैसे दुबक कर बैठी हुई थी, गुफा के कोने में दुबक कर बैठी हुई थी और मैं समझ नहीं पा रहा था क्या ये डायन है, लेकिन ये गुफा के कोने में से दुबक कर क्यों बैठी हुई है अंधेरे में? इसके पास तो इतनी ज्यादा शक्तियां हैं, इसे बाहर में घूमना चाहिए था, आराम से ऐश मौज करना चाहिए था, लेकिन ये जैसे लग रहा है डर कर यहाँ पर कोने में बैठी हुई है। मैं उससे कहने लगा, कौन हो तुम? वो लड़की भी मेरी ओर देख रही थी और वो भी डरते डरते कहने लगी, कौन है आप और आप यहाँ इस पहाड़ी पर क्यों आए हैं? मैं उसे कहने लगा, देखो डरो मत, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं यहाँ पहाड़ी पर ऐसे घूमते हुए आ गया। यहाँ पर ये जुगनुएं चमक रहे थे, इसी वजह से मैं यहाँ इस इलाके में आ गया। तो कहने लगी, कहीं आपको
उन चुड़ैलों ने तो नहीं भेजा। देखिए वो चुड़ैलें मुझे मारना चाहती है और आप अगर मुझे मारने आए हैं तो कृपा कर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ मत कीजिए, मैं आपका कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाई हूँ। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था क्या यही वो डायन है जो उन जादूगरनियों की शक्तियों को छीन सकती है। यकीन नहीं हो रहा, ये तो बहुत ही मासूम सी लड़की है, ये ऐसा काम नहीं कर सकती। वो तो जादूगरनियां 6-7 थी और ये अकेला कैसे कर सकती है, कैसे उन जादूगरनियों की शक्तियों को छीन सकती है। मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहता था। उन जादूगरनियों का कहना था कि उस डायन के उंगली में एक हरे रंग की अंगूठी होगी जो कि चमक रही होगी और उसी अंगूठी में उन जादूगरनियों की शक्तियां कैद है। उस अंगूठी को चुराकर मुझे उन जादूगरनियों को देना है। मैं ये सोच रहा था और मैं उस लड़की से कहने लगा, यार तुम यहाँ पर कोने में ऐसे दुबक कर क्यों बैठी हो, तुम डरो मत, चलो बाहर चलो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो कह रही थी वो चुड़ैलें मुझे मारना चाहती है, अगर मैं इस गुफा से बाहर गई तो वो चुड़ैलें मुझे जान से मार डालेगी। तो मैं उससे कहने लगा, अरे यार यहाँ पे कोई चुड़ैलें नहीं है, तुम बाहर तो चल कर देखो, एक बार बाहर चलो मेरे साथ। मैं उसके हाथ को पकड़कर बाहर की ओर लेकर आया, गुफा से बाहर लेकर आया और वहाँ काफी तेज ठंडी ठंडी हवाएं चले जा रही थी। वो ठंडी सी चलने वाली तेज हवाएं और उस हवा में उस लड़की के बाल लहराना शुरू हो गए। उस लड़की के बाल लहरा रहे थे और मैं चांद की रोशनी में उस लड़की के पूरे चेहरे को देख पाया था। वो लड़की बेहद ही ज्यादा खूबसूरत थी, वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मैं उसके चेहरे की ओर देखता ही रह गया। और वो लड़की कहने लगी, क्या हुआ, तुम मुझे से घूर क्यों रहे हो, देखो मैं अपनी गुफा में जा रहा हूँ, यहाँ पे वो चुड़ैलें कभी भी आ सकती है, मुझे डर लगता है, उन चुड़ैलों से डर लगता है। और तब मैं उसके चेहरे से नजर को हटा पाया था। मैं उसे कहने लगा, यहाँ पे कोई चुड़ैलें नहीं आने वाली, यहाँ कोई चुड़ैलें है ही नहीं, तुम किस चुड़ैल की बात कर रही हो। तो लड़की मुझसे कहने लगी, देखिए सच सच बताइए, कहीं आपको चुड़ैलों ने तो नहीं भेजा, उन चुड़ैलों ने तो आपको नहीं भेजा ना मेरे पास। तो मैं उससे कहने लगा, मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मैं तो यहाँ पहाड़ के पास कैंपिंग करने आया था, मैं कैंपिंग करने आया था और तभी मैंने रात के वक्त यहाँ पहाड़ के ऊपर चमकते हुए जुगनू देखे और मेरा मन किया कि मैं चलता हूँ, पहाड़ की चोटी पर चलता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ कि ये जुगनू कैसे चमक रहे हैं। यहाँ पूरे पहाड़ पर तो ये जुगनू नहीं चमक रहे। यही सोचकर मैं यहाँ इस पहाड़ की चोटी पर आ गया, इस इलाके में आ गया। तो लड़की कहने लगी, फिर ठीक है। लेकिन मैं उससे कहने लगा, लेकिन तुम डर किससे रही हो, तुम बार बार किस चुड़ैल के बारे में बात कर रही हो, कौन सी चुड़ैल है जिससे तुम इतना ज्यादा डरती हो। तो कहने लगी, वो जो इस जंगल के बीरान गांव में रहती है, बीरान गांव में वहां 6 चुड़ैलें रहती है और मैं उसी से डरती हूँ। वो इतना बोली थी और मैं समझ गया था इसी के बारे में वो जादूगरनियां बात कर रही थी, यकीनन यही वो डायन है। मैं उसकी उंगलियों में देखने लगा, सच में उसके 2 उंगलियों में हरे रंग की अंगूठी थी जो चमक रही थी और वो दोनों अंगूठियां देखने में बिल्कुल एक जैसा लग रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कौन सी अंगूठी है जिसमें इसने उन जादूगरनियों की शक्तियों को कैद कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, मैं इस डायन की दोनों अंगूठी चुरा लूंगा, दोनों अंगूठी चुराऊंगा और वो दोनों अंगूठी उन जादूगरनियों को जाकर दे दूंगा। इनमें जो भी शक्तियों वाली अंगूठी होगी वो खुद पहचान लेगी। मैं यही सोचकर अब उससे बात करना चाहता था, डायन से बातें करना चाहता था, अच्छी अच्छी बातें करना चाहता था, उसे अपने बातों के जाल में फंसाना चाहता था। मैं उसे कहने लगा, तुम किस चुड़ैल के बारे में बात कर रही थी, कौन है वो चुड़ैल, बताओ, विस्तार से बताओ। तो वो डायन भी कहने लगी, देखो वो जो इस जंगल के बीच बीरान पड़ा गांव है ना, बीरान बसा गांव, उसी गांव में 6 चुड़ैलें रहती है। तो मैं कहने लगा, लेकिन मैंने तो सुना है कि वहाँ जादूगरनियाँ रहती है, वो 6 जादूगरनियाँ हैं। तो उसका कहना था, नहीं वो जादूगरनियाँ नहीं हैं, वो चुड़ैलें हैं, क्योंकि जादूगरनियों की नाक लंबी नहीं होती, उसके नाक लंबे हैं। वो चुड़ैलें हैं जो हमारे उस गांव को तबाह कर दिया, हमारे पूरे गांव को वीरान बना दिया। वो डायन मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं उसे कहने लगा, क्या वो चुड़ैलें हैं, और वो क्या तुम्हारा गांव था, वो वीरान पड़ा गांव, लेकिन वो वीरान कैसे पड़ गया। तो डायन का कहना था, हाँ वो कभी हमारा गांव हुआ करता था, हम वहीं उसी गांव में रहा करते थे, हम अपने परिवार के साथ में रहते थे
वहाँ मैं, मेरी माँ और भी कई सारे इंसान थे जो वहाँ उस गांव में रहते थे। लेकिन एक दिन ये 6 चुड़ैलें पता नहीं कहाँ से आ गई और वो एक एक करके वहाँ गांव के लोगों को मारना शुरू कर दी। वो गांव के इंसानों का खून पीना शुरू कर दी और वहाँ आए दिन लाश मिलना शुरू हो गए। गांव वालों को लगता कि मैं, मेरी माँ वहाँ इंसानों को मार रही है, क्योंकि वहाँ पूरे गांव में सिर्फ हम दोनों ही डायन थी, बाकी सभी इंसान थे। सभी को शक होता कि हमें वहाँ उस गांव में इंसानों को मार रहे हैं, हमें इंसानों का खून पी रहे हैं, लेकिन हम तो इंसानों को मार ही नहीं रहे थे। तभी मेरी माँ को पता चल गया कि इस गांव में चुड़ैलें आ चुकी हैं। यहाँ इस गांव में 6 चुड़ैलें हैं जो इंसानों को मारकर उनका खून पी रहे हैं और उसके वजह से इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। गांव वाले हमें परेशान करने के लिए आ रहे हैं। तभी मेरी माँ ने तंत्र विद्या से एक अंगूठी को तैयार किया, जो अंगूठी उन चुड़ैलों की शक्तियों को खींचकर अपने अंदर कैद कर लेती। वो चुड़ैलें जैसे ही इस अंगूठी के आसपास आती, उसकी सारी शक्तियां इस अंगूठी के अंदर आकर कैद हो जाती। और ऐसा ही हुआ। मेरी माँ ने एक एक करके बेहद ही चालाकी से उन सारे चुड़ैलों की शक्तियों को खींचकर उस अंगूठी के अंदर कैद कर लिया। और जब ये बात उन चुड़ैलों को पता चली तो वो चुड़ैलें गुस्से से बौखला गई। वो गांव के सभी इंसानों को एक एक करके मारना शुरू कर दी और वो एक एक करके सारे गांव के इंसान को मारकर उनका खून पी गई। हमारे आंखों के सामने वो गांव के सारे इंसानों को मार डाली थी और गांव में सिर्फ हम दोनों ही बचे थे, एक मैं और मेरी माँ। मेरी माँ के पास थोड़ी बहुत शक्तियाँ थी, वो एक डायन थी और वही मुकाबला कर रही थी उन चुड़ैलों का। वो बहुत देर तक उन चुड़ैलों का मुकाबला करती रही, लेकिन एक अकेला डायन इतने सारे चुड़ैलों का मुकाबला थोड़ी ना कर सकती है। वो 6 चुड़ैलें थी और मेरी माँ अकेला। वो एक पर अपनी शक्तियों से वार करती तो दूसरा चुड़ैल उसे नुकसान पहुंचा देती और ऐसे ही उनके बीच बहुत देर तक लड़ाई होती रही और अंत में मेरी माँ उन चुड़ैलों का सामना नहीं कर पाई। वो मरते मरते मुझे वो अंगूठी दे दी जिसमें उन चुड़ैलों की शक्तियों को कैद कर रखी थी। और वो मुझे अंगूठी देते हुए कहने लगी, बेटा घर के अंदर जा, कमरे के अंदर जा। मेरे कमरे के अंदर वो जो बड़ा सा आईना है, उस आईने के पास खड़ा होकर बोलना कि मुझे सुरक्षित कर दो। मेरी माँ मुझसे और कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन तभी उन चुड़ैलों ने अपनी नाखून मेरी माँ के शरीर में घुसा दिया, मेरे माँ के पेट फाड़ डाले और मेरी माँ की मौत वहीं हो गई। तभी वो चुड़ैलें मुझे पकड़ना चाहती थी और मैं भागते हुए मेरी माँ के कमरे में गया। वहाँ कमरे में जाकर मैं उस बड़े से आईने के पास खड़ी होकर कहने लगी, मुझे सुरक्षित कर दो। वहाँ मेरी माँ के कमरे में वो सारी चुड़ैलें मुझे पकड़ने के लिए आ गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये शब्द बोले थे कि मैं यहाँ इस पहाड़ी के इस जुगनू वाले इलाके में आ गई और तब से ही मैं इसी पहाड़ी पर जुगनू वाले इलाके में ही रह रही हूँ। मुझे नहीं पता कि वो चुड़ैलें मेरा पीछा करते हुए क्यों नहीं आई, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं यहाँ बहुत डरी डरी रहती हूँ। मैं गुफाओं में छिपकर रहती हूँ। वो डायन मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस डायन की बातें सच्ची है या फिर उन जादूगरनियों की बातें सच्ची है। लेकिन मैं एक बात पे नोटिस कर पाया था, सच में जादूगरनियों की नाक लंबी नहीं होती। जादूगरनियां भी तो इंसान होती है और उनके नाक लंबी नहीं होती। यकीनन वो चुड़ैलें ही हैं। मैं ये सोच रहा था और थोड़ी देर सोचने के बाद उससे कहने लगा, मुझे पता है कि उन चुड़ैलों ने तुम्हारा पीछा क्यों नहीं किया, क्योंकि वो चुड़ैलें यहाँ इस पहाड़ी पर नहीं आ सकती। इस पहाड़ी पे तुम जिस इलाके में रहती हो, इस इलाके में वो चुड़ैलें घुस नहीं सकती। अगर वो ऐसा करेगी तो वो जलकर भस्म हो जाएगी। मैं भी इतना उसे बोल ही रहा था कि तभी वो डायन उस लड़की के सर चकराना शुरू हो गए। वो अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़े हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ ही देर में वो जमीन पर गिर पड़ेगी। मैं उसे थामा और उससे कहने लगा, क्या हुआ, तुम्हारे सर चकरा रहे हैं क्या? वो लड़की कहने लगी, हाँ, शायद भूख के कारण। वो ऐसा बोल रही थी और मैं उससे कहने लगा, क्या यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए नहीं है? कोई फल का पेड़ भी नहीं है? तो कहने लगी, फल का पेड़ है, लेकिन वहाँ तक मैं जा नहीं सकती, मेरे अंदर इतना शक्ति नहीं बची है। और तभी मैं कहने लगा, कहाँ है फल का पेड़, बताओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। उसके बाद मैं उसके एक हाथ को अपने कंधे पर रख लिया और उसे अपना सहारा देते हुए एक फलों के बागान में लेकर पहुंचा।
जैसा कि वो डायन मुझे बताती जा रही थी, वो लड़की मुझे बताती जा रही थी। मैं उसे फलों के बागान में लेकर पहुंचा और एक पेड़ की टहनी पर बिठाकर उसे कहने लगा, रुको मैं कुछ फल तोड़ता हूँ। उसके बाद मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और कुछ फलों को तोड़कर उसे ला कर देते हुए कहने लगा, लो खाओ, फल खाओ और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चुड़ैल कुछ भी तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लो फल खाओ। फिर वो फल खाई और थोड़ी देर के बाद जब उसके शरीर के अंदर थोड़ा एनर्जी आ गई तब मैं उसे कहने लगा, तुम इतने दिनों से भूखी क्यों थी? यहाँ फलों का बागान होते हुए भी तुमने भोजन क्यों नहीं किया था? फल क्यों नहीं खाए थे? तो उस लड़की का कहना था, क्योंकि मुझे कुछ जानकारियां मिली थी। मेरा खबरी एक चिड़िया है और उसने ही मुझे ये जानकारी दी थी कि उन चुड़ैलों ने अपनी शक्तियों को पाने के लिए एक इंसान को चुना है। एक इंसान को चुना है जो यहाँ जल्द ही इस पहाड़ी पे आने वाला है और वो उन चुड़ैलों की शक्तियों को आज़ाद करवाएगा। और जब से ये बात मुझे पता चली तब से ही मैं उस गुफा में छुप कर रह रही थी, ताकि अगर वो इंसान इस पहाड़ी पर आएगा भी तो मैं उसे नहीं मिलूंगी और वो इंसान यहाँ से चला जाएगा। यही सोचकर मैं 2 दिनों से भूखी प्यासी उस गुफा में बैठी हुई थी, डरी सहमी। और तब तुम आ गए। तुम्हें पता ही है उसके बाद क्या हुआ। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी उसे कहने लगा, हाँ मुझे पता है कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। तुम जिस इंसान से डरकर छुप रही थी, तुम जिस इंसान से डरकर उस गुफा में छुपी हुई थी, वो इंसान मैं ही हूँ। मैं तुमसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ पहाड़ों के नीचे कैंपिंग करने आया था और मैं यहाँ पहाड़ के ऊपर जुगनुओं को देखकर आया हूँ। नहीं, मुझे उन चुड़ैलों ने ही भेजा है। लेकिन तुम मेरा यकीन मानो, अब मैं तुम्हारी इस कहानी को सुनकर बिल्कुल अपना मूड बदल चुका हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, डरना मत। अब मेरे इस बात को सुनते ही पहले तो वो लड़की वहां से उठ खड़ी हुई और वो मुझे 2 कदम पीछे चली गई और मैं उसे रोकते हुए कहने लगा, यार डरो मत। पहले मुझे उन चुड़ैलों के बारे में सच्चाई मालूम नहीं थी। मुझे लग रहा था कि वो जादूगरनियां हैं और वो अच्छी जादूगरनियां हैं, लेकिन अब मुझे उसके बारे में सब सच्चाई मालूम है। वो मुझे एक पेड़ के जरिए यहाँ इस पहाड़ पर भेजी थी, यहाँ से अपनी शक्तियों को वापस लाने के लिए, अंगूठी को वापस लाने के लिए। लेकिन मैं अब उन चुड़ैलों की सच्चाई जानता हूँ। मैं कभी भी उन चुड़ैलों की मदद नहीं करने वाला। मैं इतना बोल रहा था और तब वो लड़की मुझसे कहने लगी, वो उड़ता हुआ पेड़ ना, उड़ते हुए पेड़ के ऊपर ही बैठकर तुम आए हो ना, वो पेड़ भी कभी मेरी माँ की हुआ करती थी। मेरी माँ उस उड़ते हुए पेड़ का इस्तेमाल किया करती थी और मेरी माँ को मारने के बाद उन चुड़ैलों ने उस पेड़ को भी हथिया लिया। वो लड़की मुझसे सा कह रही थी और तब मैं समझ पाया था कि मेरे यहाँ आते वक्त उन चुड़ैलों ने पेड़ से ऐसा क्यों कही थी कि मेरी बेटी के पास इसे पहुंचाओ, मेरी बेटी के इलाके में पहुंचाओ। यकीनन ये पेड़ इस लड़की की माँ की ही है, इस डायन की माँ की ही है। तभी तो वो पेड़ की शक्तियाँ यहाँ इस डायन के इलाके में भी काम कर रही थी। उड़ते हुए पेड़ की शक्तियाँ इस डायन के इलाके में भी काम कर रही थी। और ये जूते, उड़ने वाले जूते जो मैं अपने पैरों में पहन रखा हूँ, इसकी शक्ति यहाँ इस डायन के इलाके में काम नहीं कर रही। मुझे इस जूते को उतारना होगा, अपने पैर से उतारना होगा, तभी मैं उन चुड़ैलों के कैद से आज़ाद हो पाऊंगा। वरना वो चुड़ैलें मेरे साथ जो मर्जी वो कर सकती है। मैं यही सोचकर उन जूतों को अपने पैर से उतार दिया और उस डायन से कहने लगा, देखो मुझे तुम्हारे ऊपर भी भरोसा नहीं है। क्या पता तुम झूठ बोल रही होगी। हो सकता है कि तुम जानबूझकर उन चुड़ैलों की शक्तियाँ, उन जादूगरनियों की शक्तियों को छीनी होगी और अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए उस अंगूठी का इस्तेमाल कर रही होगी। तो लड़की कहने लगी, तुम्हें ऐसा लगता है? अगर ऐसा होता तो मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं होती। मैं भले ही उस चुड़ैल की कैद हुई अंगूठी को अपने हाथ में पहने हुई हूँ, लेकिन मैं उसके शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसके शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ वही चुड़ैलें ही कर सकती है। वो इतना बोल रही थी और मैं उसे कहने लगा, अगर ऐसा है तो फिर वो चुड़ैलें मानव जाति के लिए खतरा बन सकती है, इंसान के लिए खतरा बन सकती है। हो सकता है कभी भविष्य में उसे उसकी शक्तियाँ मिल जाए और हो सकता है वो और किसी गांव को वीरान बना दे, इंसानों को मार डाले। उसे खत्म करना होगा। उसे खत्म करने का कोई उपाय है? वैसे भी तुम भी कब तक यहाँ इस पहाड़ी पर डर डर कर रहोगी? उसे खत्म करना ही होगा। उसे खत्म करने का कोई उपाय है? तो लड़की कहने लगी, हाँ एक उपाय है। अगर उसके शक्ति वाली अंगूठी को
जिसमें उन चुड़ैलों की शक्तियां कैद है, उस अंगूठी को उसी के जलती हुई आग में डाल दिया जाए, उसकी जलती हुई आग में उस अंगूठी को डाल दिया जाए, तो वो चुड़ैलें भी उस अंगूठी के साथ साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, उसकी शक्तियां भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं उससे कहने लगा था, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन शक्तियों के साथ चुड़ैलें कैसे खत्म हो सकती है? तो कहने लगी, क्योंकि वो चुड़ैलें इन्हीं शक्तियों के साथ जुड़ी है। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, अगर ऐसा है तो फिर दो अंगूठी, वो अंगूठी मुझे दो और चलो मेरे साथ उस वीरान गांव में उन चुड़ैलों के पास। मैं इतना बोला ही था कि वो लड़की अपने हाथ से उस अंगूठी को निकाल कर मुझे दे दी। वो चमकती हुई अंगूठी वो मुझसे ऐसा दे रही थी और कह रही थी, मेरा भरोसा तुम्हारे ऊपर है और तुम मेरे इस भरोसे को कायम रखना। वो लड़की इतना बोलकर उस अंगूठी को मेरे हाथ में थमा दी थी और मैं उस अंगूठी को अपने उंगली में पहन लिया और उस लड़की से कहने लगा, वो दूसरी वाली भी अंगूठी दो, दूसरी वाली चमकती हुई अंगूठी वो भी मुझे दो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास एक प्लान है। मैं इतना बोला ही था कि तभी उस लड़की ने उस दूसरी अंगूठी को भी उतार कर मुझे दे दी और मैं उस दूसरी अंगूठी को भी अपने हाथ के उंगली में पहन लिया और सोचने लगा, अगर इस लड़की की बात सच हुई, अगर वो चुड़ैलें सच में बुरी हुई, तो मैं उन चुड़ैलों को वहीं पर खत्म कर दूंगा। मैं इन शक्तियों वाली अंगूठी को उसी की आग में डालकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर इस लड़की की बात झूठी हुई तो वो चुड़ैलें भी इस डायन को नहीं छोड़ने वाली, वो भी इस डायन को जान से मार डालेगी। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी वो लड़की कहने लगी, सोच क्या रहे हो, चलो चलो उस वीरान गांव में उन चुड़ैलों के पास। उसके बाद हम दोनों उसी पेड़ के ऊपर बैठ गए जो पेड़ हमें उड़ाते हुए यहाँ तक लेकर आया था। उस पेड़ के ऊपर बैठ गए और उससे कहने लगे, चलो हमें लेकर उसी वीरान गांव में उन चुड़ैलों के पास। मेरे इतना बोलते ही वो पेड़ भी उड़ चला और कुछ ही देर में मुझे वो चुड़ैलों के पास लेकर आ गया था। मैं उस पेड़ से नीचे उतरा और वो चुड़ैलें भी मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। वो कहने लगी, अंगूठी लाए हो? मैं भी उसे कहने लगा, हाँ अंगूठी लेकर आया हूँ, ये देखो मेरे हाथ में। मैं उसे अपना हाथ आगे कर दिया और वो अंगूठी देखते ही मेरे उंगली से उस अंगूठी को बाहर निकाल ली थी और वो अपने हाथ में पहन ली थी। वो अंगूठी पहनते ही काफ़ी तेज तेज हंसना शुरू हो गई थी। वहाँ पे सारी चुड़ैलें काफ़ी तेज तेज हंसे जा रही थी और वो कह रही थी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लेकिन अब तुम भी जिंदा नहीं बचने वाले। हम सारी चुड़ैलें मिलकर तुम्हारा खून पिएंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें धन दौलत देने वाली हैं हम? नहीं, तुम्हें हम कुछ नहीं देने वाली, लेकिन तुम्हारा खून जरूर पीऊंगी। तुम्हें क्या लगता है हम कोई जादूगरनियां हैं? नहीं, हम चुड़ैलें हैं और तुम्हारा खून पिएंगी। आओ। वो इतना बोल बोलकर काफी तेज तेज हंसे जा रही थी और मैं घबरा गया था। वो डायन भी पेड़ के पत्तों के पीछे छुपी इन सब नज़ारों को देख रही थी कि तभी वहाँ पे कुछ चुड़ैलें जो आपस में झगड़ने लगी थी। वो कहने लगी थी, पहले मेरी शक्तियाँ वापस करो, इस अंगूठी से मेरी शक्तियों को वापस करो। लेकिन वो चुड़ैल जिसने मुझे वो जूते दिए थे, उड़ने वाले जूते, और जिस जूते की वजह से मेरा पैर ठीक हुआ था, वो चुड़ैल कह रही थी, अरे इतनी जल्दी क्या है, पहले इस इंसान का खून तो पी लो, सब मिलकर खून पी लो, बाद में हम शक्तियाँ आपस में बांट लेंगे। और तब इतना बोलते हुए अपने हाथ को आगे किया था और वो अपने मन में कुछ बुदबुदाया था, लेकिन मेरे ऊपर उसकी शक्तियों का कोई असर ही नहीं हुआ। ये देखते उस चुड़ैल की आंखें फटी की फटी रह गई और वो अपने अंगूठी की ओर देखने लगी। और तब वो कहने लगी, नकली नकली अंगूठी तू मुझे लाकर दिया है? कौन सी अंगूठी लेकर आया है तू मुझे नकली अंगूठी लाकर दिया है? और तब मैं अपनी जेब से वो असली वाला अंगूठी निकाला, असली शक्तियों वाला अंगूठी जो चमक रहा था, और मैं उस अंगूठी को दिखाते हुए अपने हाथ में उसे घुमा रहा था। उस अंगूठी को देखते ही वहाँ सारी चुड़ैलें उछलने लगी थी। वो मुझे अंगूठी को छीनना चाहती थी। वो मुझसे कह रही थी, अंगूठी दे, अंगूठी वापस दे, वरना मैं अभी के अभी तुम्हारा खून पी जाऊंगी। जल्दी से अंगूठी दे, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा धन दौलत दूंगी। तुम्हें धन की ज़रूरत है ना, मैं तुम्हें धन दौलत से माला माल कर दूंगी। तू मुझे ये अंगूठी वापस दे दे। वो चुड़ैलें मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं जानता था, अगर मैं ये अंगूठी इसे दिया, अगर मैं ये अंगूठी इसे वापस दिया
तो ये तो मुझे मारेगी ही, और इसके साथ ही ये कई सारे गांवों को वीरान बना देगी। जैसा इस गांव को वीरान बना दी है, वहाँ के इंसानों को मारकर ये खून पी जाएगी और ये ऐसे ही दुनिया में तबाही मचाते चली जाएगी। इसीलिए मैं वो अंगूठी उसे नहीं देना चाहता था। मैं उसे कहने लगा, रुको देता हूँ, थोड़ा आगे तो चलो। उसके बाद में चलता हुआ उसके आग तक पहुँचा जहाँ पे वो आग जल रही थी, और मैं वहाँ पहुँचकर उस अंगूठी को उस आग में डाल दिया। ये देखते ही पहले तो वो मेरे ऊपर झपट्टा मार दी। वो अपने नाखून मेरे शरीर के अंदर गड़ाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो अंगूठी में आग लगी, वो जलना शुरू हुई, वैसे ही वो सारी चुड़ैलें भी जलना शुरू हो गई थी। उन चुड़ैलों के शरीर में आग लग चुका था और वो सारी चुड़ैलें धू धू करके जल रही थी। वो सारी चुड़ैलें तड़प रही थी और देखते ही देखते सारी चुड़ैलें राख के ढेर में बदल गई। उसके बाद वो डायन उस पेड़ पर से नीचे आई और वो मुझसे कहने लगी, देखा, तुम अपनी आंखों से देख पाए ना कि ये चुड़ैलें कितनी बुरी थी। अगर तुम कुछ देर और इस अंगूठी को आग में नहीं डालते तो वो सारी चुड़ैलें मिलकर तुम्हें जान से मार डालती। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। ये चुड़ैलें पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन अब मुझे शहर जाना है, अपने शहर जाना है। लेकिन मुझे रास्ता नहीं मालूम। मैं तो उड़ता हुआ, जूते से उड़ता हुआ यहाँ तक आया था, लेकिन मैं अब अपने शहर कैसे जाऊँ मैं ये समझ नहीं पा रहा। ये जंगल काफ़ी ज़्यादा घना है और कल दिन के वक्त ही मैं समझ पाऊँगा कि कैसे मैं अपने शहर वापस जा सकता हूँ। मैं इतना बोल रहा था कि तभी वो लड़की कहने लगी, वैसे भी तुम अपने शहर जाकर क्या करोगे, वही चोरी का काम। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं हैरान था, इसे कैसे पता चला कि मैं एक चोर हूँ? क्या मेरे माथे पर लिखा है कि मैं एक चोर हूँ? मैं उस लड़की से पूछने लगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं एक चोर हूँ? तो वो कहने लगी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं एक डायन हूँ और मैं तुम्हारे मन की बात पढ़ सकती हूँ। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी उसे कहने लगा, देखो, मैं भले ही एक चोर हूँ, लेकिन एक इंसान हूँ, और इंसान को तो रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। वो ऐसे जंगलों में अपना जीवन ज़्यादा दिन नहीं बिता सकता। अब मेरे इस बात को सुनते ही वो लड़की मुझसे कहने लगी, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? मेरा यहीं जंगल के बाहर वाले इलाके में एक बड़ा सा हवेली है, हम वहीं उसी हवेली में रहेंगे। तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेली हूँ, तुम्हारे भी परिवार में कोई नहीं है और ना ही मेरे परिवार में कोई है। हम दोनों साथ साथ उस हवेली में रह सकते हैं। देखो, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। मेरे पास शक्तियाँ हैं और मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कुछ भी मंगा सकती हूँ, खाने पीने से लेकर सोने चांदी जवाहरात तक। बताओ, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी थोड़ी देर सोचने लग गया। वो लड़की तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। जब मैं उसे पहली बार देखा था तभी मन कर रहा था कि मैं उसे दूर ना जाऊं, लेकिन थी तो वो एक डायन। मैं उसे कहने लगा, लेकिन तुम तो एक डायन हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा? तो वो कहने लगी, देखो, डायन कोई भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल नहीं होती, वो भी एक इंसान ही होती है। बस उसके पास कुछ खास शक्तियाँ होती है, उन खास शक्तियों की वजह से ही वो डायन कहलाती है। मैं भी एक इंसान ही हूँ, मुझे कोई भूत प्रेत आत्मा मत समझना। वो इतना बोल ही रही थी और मैं कहने लगा, फिर तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। बताओ, कहाँ पे तुम्हारी हवेली? चलो हम चलते हैं। उसके बाद वो डायन मुझे अपने साथ लेकर हवेली आ गए और तब से हम यही साथ रह रहे हैं। मैं तो उस डायन को बहुत पसंद करता हूँ, उस लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि क्या वो लड़की मुझे पसंद करती है या नहीं। वो तो मन की बात जान सकती है, हो सकता है कभी भविष्य में उसे मेरी मन की बात पता चले और हो सकता है कभी हम आपस में शादी कर लें। लेकिन अभी तो फिलहाल हम दोनों एक दोस्त के जैसा ही साथ साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं।